हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 15। तो बेटे ये बीएससी केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का 15वां वीडियो है। और इससे पहले 14 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस के वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा को हम इंग्लिश में कहते हैं लैटिस एनर्जी, और कैपिटल यू से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखो, जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी, कैपिटल यू। तो जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी क्या है, चलो सीखते हैं। जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी क्या है, सीखते हैं। आपको यदि मैं एक आयनिक कंपाउंड के बारे में पूछूंगी, मुझे एक आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल दो, आयनिक कंपाउंड कह दो या आयनिक सॉलिड कह दो, तो आप सबके एक एग्जांपल जरूर याद है। सब बच्चे कहेंगे कि सर NaCl। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें Na पॉजिटिव आयन होता है और Cl होता है नेगेटिव। सोडियम पॉजिटिव आयन यानी कैटायन, और क्लोरीन एनायन या ऋण आयन, क्लोराइड आयन जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तो यदि मैं कहूं कि चलो NaCl का मुझे यूं बताओ कि बहुत सारे आयन कैसे जुड़े होते हैं आपस में, तो आप कहोगे कि सर एक तो होगा Na पॉजिटिव आयन, और Na पॉजिटिव आयन के साथ में जुड़ा होगा बड़े साइज का Cl नेगेटिव आयन। तो जो पॉजिटिव आयन होता है जिसे हम कैटायन कहते हैं, उसका साइज छोटा होता है Na पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव का साइज होता है बड़ा। इसी तरीके से कोई भी आयनिक कंपाउंड है, उसमें जो आपका कैटायन होगा यानी धनायन, वो तो होगा साइज में छोटा, और जो ऋणायन होगा यानी एनायन, वो होगा साइज में बड़ा। तो यहां प्लस वाले के पास माइनस वाला आयन लगेगा, और माइनस वाले के पास प्लस वाला। प्लस वाले आयन यानी कैटायन हमेशा साइज में छोटे होते हैं, और एनायन होते हैं साइज में बड़े। ये एनायन है, देखो इसे साइज में हम बड़ा बना रहे हैं, और ये कैटायन है साइज में छोटा। अब यहां एनायन के पास छोटा कैटायन बनेगा, और कैटायन के पास बड़ा एनायन। तो ये जो मैं यहां स्ट्रक्चर बना रहा हूं ना, बहुत सारे Na पॉजिटिव आयन बना रहा मैं, और बहुत सारे Cl नेगेटिव आयन बना रहा, और इन्हें आपस में जोड़ते जा रहे हैं हम। तो इन्हें जोड़ने से जो ये स्ट्रक्चर हमें मिलती है ना, जो 3D स्ट्रक्चर, इस 3D स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आयनिक क्रिस्टल जालक। ध्यान से सुनो, आयनिक क्रिस्टल जालक। इंग्लिश में हम कहेंगे आयनिक क्रिस्टल लैटिस। लैटिस माने जालक, जाल, आयनों का एक जाल बिछा हुआ, त्रिविमीय जाल। कक्षा 12 में आपने पढ़ा है, क्लास 12 में क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पढ़ा है ना। तो ये जो है कैटायंस और एनायंस जब आपस में मिलते हैं, तो इनके मिलने से बनता है आयनिक सॉलिड या आयनिक क्रिस्टल लैटिस। आयनिक क्रिस्टल जालक का एक छोटा सा हिस्सा बनाया मैंने यहां। अब मैं आपको यूं कह रहा कि मेरे पास बहुत सारे Na पॉजिटिव आयन हैं जो गैसीय अवस्था में हैं। किसमें है? गैसीय अवस्था में। और बहुत सारे मेरे पास Cl नेगेटिव आयन है, ये भी गैसीय अवस्था में है। और ये बहुत सारे Na पॉजिटिव और बहुत सारे Cl नेगेटिव आयन जुड़े, और जुड़ के इन्होंने NaCl बना दिया। NaCl का ऐसा टुकड़ा बना दिया जो सॉलिड है, ठोस है। जब भी तो हमने कहा क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक। तो इस प्रोसेस में
जब 1 मोल आयनिक क्रिस्टल जालक बनता है, इस प्रोसेस में जितनी ऊष्मा बाहर निकलती है, ये Q, इस ऊष्मा को ही, इस ऊर्जा को ही हम कहते हैं जालक ऊर्जा। U से इसे प्रदर्शित करते हैं, U से। मतलब आपको मैं यूं कह रहा कि हमारे पास जो कैटायन और एनायन हैं वे दोनों गैसीय अवस्था में होने चाहिए और वे आपस में मिलकर 1 मोल क्रिस्टल जालक बनाना चाहिए उन्हें। 1 मोल आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल जब उन्होंने बनाया ना, तो 1 मोल आयनिक क्रिस्टल का, 1 मोल क्रिस्टल बनते समय जितना एनर्जी रिलीज होता है, जब बहुत सारे आयन आपस में मिलेंगे तो एनर्जी रिलीज ही तो होगा, उत्सर्जित ही तो होगा ऊष्मा। जितना एनर्जी रिलीज होता है उस रिलीज एनर्जी को ही हम कहते हैं जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी। क्योंकि यहां जो है जालक शब्द आया आयनिक क्रिस्टल जालक से, या लैटिस शब्द आया आयनिक क्रिस्टल लैटिस से। तो हमें किसी भी आयनिक कंपाउंड का 1 मोल बनाना है, यानी उसमें 1 मोल मॉलिक्यूल हो, इतना बड़ा लैटिस या जालक तैयार करना है। तो इतना बड़ा लैटिस या जालक तैयार करो कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड हो उसमें, तो उसे तैयार होने में जितना एनर्जी रिलीज होगा, जितना ऊर्जा उत्सर्जित होगा, उस ऊर्जा को हम कहेंगे ये इस आयनिक कंपाउंड का लैटिस एनर्जी है या जालक ऊर्जा है। बताओ समझ में आई क्या बात जालक ऊर्जा की? देखो क्या डेफिनेशन लिखनी है आपको, जालक ऊर्जा है लैटिस एनर्जी। ये जो चित्र बना रखा ना, इसे अब आप समझ गए होंगे कि क्या है। ये आयनिक क्रिस्टल जालक है या आयनिक सॉलिड है या आयनिक क्रिस्टल लैटिस है, कुछ भी कह सकते हो आप इसे। देखो यहां आ जाओ, जब गैसियस कैटायंस एंड एनायंस, यानी गैसीय अवस्था में धनायन और ऋणायन आपस में मिलकर किसी आयनिक क्रिस्टल लैटिस के 1 मोल का फॉर्मेशन करते हैं। ये 1 मोल बनाना हमें इस आयनिक क्रिस्टल जालक को। तो इस प्रोसेस में जितना एनर्जी रिलीज होती है, जितनी ऊर्जा निकलती है, उत्सर्जित होती है, उसे उस आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा। यहां देखो हमारे पास मेटल, वहां तो एग्जांपल मैंने NaCl का लिया था, यहां हमने कहा कि यहां हमारे पास एक मेटल का कैटायन है, M माने मेटल माने धातु का कैटायन गैसीय अवस्था में है, और X माने अधातु नॉन मेटल का ऋणायन यानी एनायन भी गैसीय अवस्था में है। जब दोनों आपस में मिले तो Mx बन जाएगा। Mx का मतलब एक सॉलिड बनेगा जिसे हम कहेंगे आयनिक क्रिस्टल जालक या आयनिक क्रिस्टल लैटिस। 1 मोल बना, M के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब यह है 1 है। यहाँ 1 मोल बना हमारे पास आयनिक क्रिस्टल लैटिस का, जो सॉलिड होगा, भाई क्रिस्टल तो ठोस ही होगा ना, और साथ में जो एनर्जी निकली U, इसे ही हम कहते हैं जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी। ठीक है, जब भी आयन आपस में मिलते हैं और किसी आयनिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, तो उस आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के टाइम पर एनर्जी रिलीज ही होती है, ऊर्जा उत्सर्जित ही होती है। और 1 मोल आयनिक कंपाउंड के बनने में जितना एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी के अमाउंट को आप कहोगे लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और सिखा सकता हूं, ध्यान से समझना। जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाया तो जितना एनर्जी निकला है, उस 1 मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने में उतना ही एनर्जी तो देना पड़ेगा। ये बात तो आपको समझ में आती होगी। यदि थर्मोडायनेमिक्स का रूल नंबर फर्स्ट आपको पता है, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम को यदि आप जानते हो, तो आपको इस बात का भली भांति पता होगा कि जब हम किसी भी आयनिक कंपाउंड के आयंस को पास पास लाएंगे और वे आयनिक कंपाउंड्स आपस में जुड़ेंगे और आयनिक क्रिस्टल बनेगा, तो 1 मोल आयनिक क्रिस्टल के बनने पर जितना एनर्जी रिलीज होगा, उत्सर्जित होगा, जितना ऊर्जा निकलेगा, उसे आप लैटिस एनर्जी कह रहे, क्योंकि लैटिस के फॉर्मेशन के टाइम में वो एनर्जी रिलीज हुआ है। जालक ऊर्जा उसे आप इसलिए कह रहे क्योंकि आयनिक क्रिस्टल जालक के बनते समय वो ऊर्जा निकला है, इसलिए आपने उसे जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी कहा। पर यदि मैं इसका जस्ट अपोजिट कह दूं, मान लो एक आयनिक क्रिस्टल जालक ऐसा है जिसका लैटिस एनर्जी 10 जूल प्रति मोल है,
10 जूल प्रति मोल। अब मैं आपको यूं कह रहा कि मेरे पास 1 मोल आयनिक क्रिस्टल जालक वहां रखा हुआ है, आयनिक क्रिस्टल लैटिस वहां रखा हुआ है, और मुझे पता है कि उसमें सारे आयन जुड़े हुए आपस में। मैं यूं कह रहा कि मुझे सारे आयन तोड़ने हैं। तो मुझे यूं बताओ, जब उसका लैटिस एनर्जी जालक ऊर्जा उसका 10 जूल पर मोल है, तो उसे बनते समय इतना एनर्जी निकला था, 10 जूल एनर्जी निकला था 1 मोल के बनते समय। यदि मुझे उसे तोड़ना है तो मुझे 10 जूल एनर्जी देना नहीं पड़ेगा क्या? आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बनते समय जितना एनर्जी रिलीज हुआ था 1 मोल के बनते समय, जिसे हमने लैटिस एनर्जी कहा था, उसे तोड़ने के लिए आपको उतना ही एनर्जी उसे देना पड़ेगा। तो मैं लैटिस एनर्जी का दूसरा डेफिनेशन भी दे सकता हूं आपको इसी समय, आप चाहो तो अपनी नोटबुक में लिख लेना। हम लैटिस एनर्जी का दूसरा डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि हमारे पास यदि 1 मोल आयनिक क्रिस्टल जालक है या 1 मोल आयनिक क्रिस्टल लैटिस है, और उसे उसके आयनों में तोड़ के अलग अलग गैसीय अवस्थाओं में आयन हमें प्राप्त कर दें, तो इस प्रोसेस को, यानी 1 मोल आयनिक क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए और उसके आयनों को गैसीय अवस्था में अलग अलग करने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा, जितना एनर्जी देना पड़ेगा, उस देने वाले एनर्जी का जो अमाउंट होगा, मात्रा होगी कि कितना जूल एनर्जी दिया, उसे भी हम लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा ही कहेंगे। तो जालक ऊर्जा चाहे तो बनाते समय वाली परिभाषा लिख दो, चाहे तो तोड़ते समय वाली परिभाषा लिख दो, दोनों सही है और दोनों का अमाउंट भी बराबर होगा। अब देखो जरा ध्यान से, यहां लिखा हुआ है 1 मोल आयनिक कंपाउंड के बनने में उत्सर्जित ऊर्जा, जिसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, वो हमेशा बराबर होती है 1 मोल आयनिक क्रिस्टल लैटिस को उसके आयंस की गैसियस स्टेट में तोड़ने में अवशोषित ऊर्जा, एब्जॉर्ब एनर्जी। यानी 1 मोल आयनिक कंपाउंड को बनाने में जितनी एनर्जी निकलेगी, उस 1 मोल आयनिक कंपाउंड को उसके आयनों में तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। यही तो बात लिखी हुई है। इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट। यानी जो आयनिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी के। किसी आयनिक कंपाउंड की जालक ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी ना, लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, उसे बनाना उतना ही मुश्किल है, और एक बार बन गया तो तोड़ना उतना ही मुश्किल है। तोड़ना उसे मुश्किल होगा, यदि उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा तो उस आयनिक क्रिस्टल जालक को तोड़ना मुश्किल होगा, और तोड़ना उसे मुश्किल होगा, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्थायित्व ज्यादा है। तो इसलिए यहां पॉइंट में साफ लिखा हुआ है कि इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा है, आयनिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा है, क्योंकि तोड़ने के लिए उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो देखना जरा, लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन आयंस। बहुत बढ़िया बात है। आयंस के ऊपर जो आयन होते हैं ना, कैटायन एनायन, दोनों दुश्मन एक दूसरे के, तो कैटायन और एनायन के ऊपर चार्ज जितना बढ़ेगा ना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब आयंस के ऊपर चार्ज बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी बढ़ती है या घटती है? तो जवाब है बढ़ेगी, क्योंकि जितना ज्यादा आयनों के ऊपर आवेश बढ़ेगा उतना ही उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। क्योंकि आपने फार्मूला फिजिक्स में पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फार्मूले से हमें पता चलता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q एंड Q1 एंड Q2। आवेश जितना ज्यादा होता है ना, उतना ही ज्यादा आकर्षण बल होता है, यानी चार्ज जितना हाई है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और जितना आयंस के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा उतना ही ज्यादा नजदीक आएंगे। ज्यादा नजदीक आएंगे तो छोटा बॉन्ड बनेगा, छोटा बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी ज्यादा निकलेगा, जितना ज्यादा एनर्जी निकलेगा यानी लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहां ध्यान रखना इस चीज को, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है पेपर में। लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन आयंस। आयंस के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी।
नेक्स्ट अगला पॉइंट, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की दुश्मन है लैटिस एनर्जी। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। अभी मैं पढ़ा ही रहा था आपको, मान लो दो एटम्स हैं, वे आयंस हैं, वे आपस में जुड़ रहे हैं और उनका बॉन्ड ये बना, तो बॉन्ड जितना बड़ा होता है ना उतना बनते समय कम एनर्जी निकलती है। यदि बॉन्ड ज्यादा ओवरलैपिंग कर जाए दोनों ऑर्बिटल दोनों के, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग करेंगे वे उतना नजदीक आएंगे एक दूसरे के, और जितना नजदीक आएंगे, जितना एक दूसरे के अंदर समाएंगे, उतना ही एनर्जी निकलेगा बाहर, और जितना ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगा वो ही तो लैटिस एनर्जी है, जितना एनर्जी बाहर निकला। तो यहां लिखा हुआ है लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती है बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड लेंथ कम है यानी मॉलिक्यूल आयंस पास पास हैं, और आयंस पास पास हैं तो बहुत ज्यादा ऊर्जा निकला होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा हुआ होगा और स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा हुई होगी। तो लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, इसकी भी बहुत जरूरत पड़ेगी आगे क्वेश्चंस में, ठीक है, ध्यान रखना। तो लैटिस एनर्जी को समझाने के लिए बॉर्न हैबर चक्र के बारे में बात करेंगे। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉर्न हैबर चक्र द्वारा जालक ऊर्जा का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी विद द हेल्प ऑफ बॉर्न हैबर साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। बॉर्न हैबर ने यूं बताया कि जब आप किसी आयनिक क्रिस्टल को बनाते हो ना, तो दो तरीके से आप बना सकते हो। पहला तरीका, तत्वों के सीधे संयोग से mx का बनना। mx एक आयनिक ठोस है, ध्यान रखना, आयनिक सॉलिड। m माने मेटल, x माने नॉन मेटल। जब मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ते हैं तो आपको पता है कि इनके बीच बनता है आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड बनने के कारण ही हम इसे कहते हैं आयनिक कंपाउंड। तो तत्वों के सीधे संयोग से mx का बनना, फॉर्मेशन ऑफ mx, mx माने यहाँ आयनिक सॉलिड है, ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ mx बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखो क्या है पहला तरीका, कि मेटल है सॉलिड प्लस हाफ x2 नॉन मेटल है गैसियस में स्टेट में, जैसे ये Na है ये Cl है, ऐसा मान लो आप, दोनों आपस में जुड़े बन गया mx जो एक सॉलिड है। इसमें जो हीट निकला Q, उसकी वैल्यू हमने लिखी डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस क्यू। डेल्टा H को माइनस क्यू लिखोगे आप, क्योंकि इधर यदि वो प्लस का Q है तो लेफ्ट साइड में तो माइनस का Q ही होगा, और डेल्टा H में निशान वे लगते हैं जो लेफ्ट साइड में हो। यदि यहाँ प्लस का Q है तो इधर ले जाओगे तो माइनस का Q नहीं हो जाएगा, इसलिए तो हमने यहाँ डेल्टा X की वैल्यू लिखी माइनस Q। तो एक तो तरीका यह है कि आपने सीधा मेटल सॉलिड और नॉन मेटल गैसियस को जोड़ दिया, जोड़ने से आपने आयनिक सॉलिड बना दिया, और साथ में जो हीट निकला उसे आपने कह दिया कि वो डेल्टा H की वैल्यू माइनस क्यू है। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरी है वैकल्पिक विधि, अल्टरनेटिव प्रोसेस। क्या है, इसमें 5 स्टेप है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, दो बार समझाऊंगा, ध्यान से समझना। कि सर जब दो बार समझाओगे तो फिर ध्यान से समझने की क्या जरूरत है, 2 बार 2 तरीके से अलग अलग समझाऊंगा, एक बार एक तरीके से ही समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से समझना, ठीक है। चलो देखो, ये वैकल्पिक विधि बॉर्न हैबर साइकिल है, मैं बताऊं तो आपको, बॉर्न हैबर चक्र वैकल्पिक विधि है, अल्टरनेटिव प्रोसेस। इसमें 5 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप हैं, 5। पहला स्टेप, जो मेटल है सॉलिड, उसका मेटल गैसियस में ऊर्ध्वपातन होता है, यानी सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड मेटल इनटू गैसियस मेटल। ये हमारे पास सॉलिड मेटल है सॉलिड, आप इसे ऊष्मा दोगे, गर्म करोगे तो ये मेटल गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा सब्लिमेशन से। तो यहां हम कहेंगे कि ये पहला स्टेप है, तो हमने यहाँ एंथैल्पी चेंज को कहा डेल्टा H1, पहला स्टेप है, इज इक्वल टू S। यानी यहां जितना हीट की जरूरत पड़ी, जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी सब्लिमेशन करने के लिए, ऊर्ध्वपातन करने के लिए, उस हम एनर्जी चेंज को कह रहे हैं S। S का मतलब यहां सब्लिमेशन एनर्जी है, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा है। समझ में आई ना बात। मतलब पहले स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा सॉलिड है मेटल, वो गैसियस मेटल में कन्वर्ट होता है, और इसमें एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 को हम कहते हैं S, सब्लिमेशन एनर्जी। दूसरे स्टेप में क्या होता है
कि जो हमारा नॉन मेटल है गैसियस स्टेट में, वो एक परमाणु में टूट जाता है, यानी x परमाणुओं में वियोजन, डिसोसिएशन ऑफ हाफ x2 गैसियस टू x एटम्स। तो हमारे पास हाफ x2 गैसियस है और वो टूट जाता है x में। इसमें जो प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज होता है, सेकंड स्टेप है, इसलिए हमने कहा डेल्टा H2, ये होता है हाफ डी के बराबर। हाफ डी का मतलब ये है कि यहाँ हाफ है ना, आधा मोल को ही तो तोड़ा आपने। यदि पूरे मोल को तोड़ते खाली x2 को, तो यहाँ मैं लिखता डी। डी का मतलब यहाँ डिसोसिएशन एनर्जी है, हिंदी में कहते हैं वियोजन ऊर्जा। अणु से हमने परमाणु बनाया, अणु से क्या बनाया, परमाणु, और गैसीय अवस्था में ही है, यहां चाहो तो लिख लेना जी। तो इसे हमने डेल्टा H2 कहा क्योंकि दूसरा स्टेप है, और लिखा हाफ डी, डिसोसिएशन एनर्जी का आधा। ठीक है, यहां लिख सकते हो आप 1/2 ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी। तो पहले स्टेप में तो आपने क्या काम करा, पहले स्टेप में तो आपने मेटल जो था उसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करा। दूसरे स्टेप में आपका जो नॉन मेटल का मॉलिक्यूल था उसे एक एटम में कन्वर्ट करा। तीसरे स्टेप में आप क्या करोगे, देखो, गैसीय मेटल को M पॉजिटिव आयन में परिवर्तन, यानी जो आपने मेटल का एटम प्राप्त करा था उसे मेटल के आयन में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन ऑफ मेटल गैसियस टू M पॉजिटिव आयन, मेटल का आयन बनाना है। तो ये मेटल का गैसियस एटम है और ये मेटल के गैसियस आयन में कन्वर्ट हुआ एक इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण। तो ये तीसरा स्टेप है, इसलिए हमने कहा डेल्टा H3, और इसकी वैल्यू बताई I। I का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकला तो इसका आयोनाइजेशन ही तो हुआ, जब ही तो ये कैटायन में कन्वर्ट हुआ, इसलिए कहा आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद स्टेप नंबर 4 पर आते हैं, एक्स गैसियस का एक्स नेगेटिव आयन में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ एक्स गैसियस, यहां ऑफ आना चाहिए था, OF ऑफ कर लेना इसे सही, कन्वर्जन ऑफ एक्स गैसियस इनटू एक्स नेगेटिव आयन। एक्स गैसियस में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, एक्स नेगेटिव गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जुड़ने को कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि या इलेक्ट्रॉन गेन। तो यहाँ फोर्थ स्टेप है, तो डेल्टा H4 का वैल्यू हमने बताया -E, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इसका मान नेगेटिव ही होगा। क्या होगा, नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में प्रवेश करता है, एंट्री मारता है, तो एनर्जी रिलीज ही तो होती है, और एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा H की वैल्यू माइनस में ली जाती है, इसलिए यहाँ एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू को या एनर्जी की वैल्यू को हमने नेगेटिव में लिया। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, आपके पास M पॉजिटिव आयन गैसियस स्टेट में आ गए थे, आपके पास X नेगेटिव आयन भी गैसियस स्टेट में आ गए थे, तो M पॉजिटिव गैसियस तथा X नेगेटिव गैसियस आयंस के संयोग से MX सॉलिड बनना, फॉर्मेशन ऑफ MX सॉलिड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ M पॉजिटिव गैसियस एंड X नेगेटिव गैसियस आयन। तो M पॉजिटिव गैसियस आप पे थे, X नेगेटिव गैसियस थे, दोनों जुड़ेंगे, MX सॉलिड बनेगा, यानी आपका जो आयनिक सॉलिड है उसका क्रिस्टल बनेगा। और यहाँ जो है लैटिस, जो एनर्जी चेंज होगा, U से हम बोल लेंगे उसे, U प्लस U लिख सकते हो आप, U का मतलब है लैटिस एनर्जी। क्या है, लैटिस एनर्जी। अब देखो कितने स्टेप हुए, 5। पांचों स्टेप में हम लगाते हैं हैश का नियम। हैश के नियम के अनुसार जो टोटल एनर्जी चेंज है डेल्टा H, जो हमने पहले तरीके से पढ़ा था, देखो मैं दिखा देता हूं एक बार आपको, डेल्टा H हमने कहां पढ़ा था। मुझे एक बात बताओ कि हमने एक तो मेथड ये पढ़ा था कि डायरेक्ट इसमें रिएक्शन करके MX बना दिया, तो यहाँ ये डेल्टा X माइनस Q ये वाला है डेल्टा H, ध्यान रखना। और इसी काम को हमने करा कितने स्टेप में, 5 स्टेप में। तो हैश ने कहा था कि किसी भी काम को या तो एक स्टेप में कर लो, या तो आप 10 स्टेप में, कितने स्टेप में कर लो, जो उसमें ऊर्जा परिवर्तन है वो तो बराबर ही होगा। तो इसलिए हम चल रहे हैश के नियम के अनुसार, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस U।
डेल्टा एच की वैल्यू हमने बताई थी माइनस के क्यू, अभी आपको बताया, दोबारा दिखाया था। डेल्टा H1 है सब्लिमेशन एनर्जी, उसे S लिख दिया। डेल्टा H2 है डिसोसिएशन एनर्जी का आधा, तो लिख दिया हाफ D। डेल्टा H3 है आयोनाइजेशन एनर्जी, I लिख दिया। डेल्टा H4 है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, माइनस में इसकी वैल्यू है तो माइनस E लिख दिया। U ज्यों का त्यों है, लैटिस एनर्जी लिख दिया। अब यदि मैं आपको कहूं कि ये सारे के सारे जो है ना, इन्हें सबको उधर ले जाओ, चिन्ह बदल बदल के, S को ले जाओगे माइनस S हो जाएगा, माइनस का Q तो है ही यहाँ, S को लेके माइनस का S हो गया, हाफ D को लेके माइनस का हाफ D हो गया, प्लस I को लेके तो माइनस का I हो गया, माइनस के E को लेके तो प्लस का E। तो U इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस Q माइनस S माइनस हाफ D माइनस I प्लस E। ये जो है हमारे पास फार्मूला है जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी न्यूमेरिकल में, जो मैं कल को आपको कराऊंगा। अब इन सारे 5 स्टेप को हम इस तरह दिखाते हैं एक चक्र में, एक साइकिल में, जिसे कहते हैं बॉर्न-हैबर चक्र। ये एक साइकिल है, देखो हमारे पास पहले स्टेप में मेटल सॉलिड था, मेटल सॉलिड, इसे हमने गर्म करा, सब्लिमेशन एनर्जी दी, तो मेटल गैसियस स्टेट में आ गया। फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, आयनाइजेशन एनर्जी दी, तो M पॉजिटिव गैसियस मिल गया। मेटल की तो दुर्दशा ही करी हमने। नॉन मेटल था हाफ X2 गैसियस, इसमें हमने एनर्जी देके इसे आयन उसमें परमाणु में तोड़ लिया, डिसोसिएशन एनर्जी हाफ D का आधा देके, तो X गैसियस। X गैसियस में हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, और इलेक्ट्रॉन डालने से कुछ एनर्जी निकली जिसे हमने कहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये आ गया हमारा X नेगेटिव गैसियस। तो हमारे पास मेटल का भी गैसियस आयन मिल गया और नॉन मेटल का भी गैसियस आयन, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो U लैटिस एनर्जी निकलेगी बाहर और हमें मिल जाएगा mx सॉलिड। तो डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस क्यू, ये सिंगल स्टेप वाला था और ये 5 स्टेप है। देखो 1 2 3 4 और 5, तीर के निशान 5 लग रहे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और पांचवा स्टेप। तो इस तरह बना के आना है एग्जाम में आपको बॉर्न-हैबर चक्र, ठीक है ना। चलो अब एक बहुत अच्छी बात सीख लेते हैं हम। अब यहाँ बच्चे सोचते हैं कि सर हमने जालक ऊर्जा पढ़ ली, इसका क्या महत्व है, या इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिस एनर्जी क्या है, मतलब इससे क्या फायदा हो रहा, क्या सीखने को मिल रहा हमें। हमें यूं तो पता चल गया कि बहुत सारे आयनों को इकट्ठा करो जो गैसीय अवस्था में, उन्हें आपस में जोड़ दो, एक मोल बना दो आयनिक सॉलिड का, एक मोल के बनते समय जितना एनर्जी निकला होगा वो लैटिस एनर्जी है। या आयनिक सॉलिड का एक मोल तोड़ दो और उसके सारे आयन को गैसीय अवस्था में फ्री कर दो, तो जितना एनर्जी आपको देना पड़ेगा वो लैटिस एनर्जी है। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। और बॉर्न-हैबर चक्र भी समझ में आ गया, बॉर्न-हैबर साइकिल। अब जालक ऊर्जा का महत्व या इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिस एनर्जी समझना है, चलो देखते हैं। तो लैटिस एनर्जी में सबसे पहले बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। इससे हमें पता चलता है कि कोई भी आयनिक सॉलिड, कौन सा आयनिक सॉलिड ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, कौन सा मजबूत है, कौन सा कमजोर है। स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। बताओ, ये बात अभी पढ़ाई नहीं क्या मैंने, कि किसी भी आयनिक ठोस का स्थायित्व जालक ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी आयनिक ठोस की जालक ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा, उसके आयन उतनी मजबूती से पकड़ के रखेंगे अपने आप को, और जितना मजबूती से पकड़ के रखेंगे उन्हें तोड़ के अलग अलग करना उतना ही मुश्किल है, इसलिए वे बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा यूं बताओ, ये जितने भी आयनिक सॉलिड हैं ये ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, तो इसका जवाब यही तो लिखा हुआ, आयनिक सॉलिड ज्यादा स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। नंबर 2, इसलिए लैटिस एनर्जी ज्यादा है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जिसे आप कहते हो गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट जिसे आप कहते हो क्वथनांक, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये भी सारे के सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं लैटिस एनर्जी के। लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी ना जिस आयनिक सॉलिड की, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और हीट ऑफ फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन और लैटिस एनर्जी लगभग एक ही जैसी चीज है,
नंबर 2 है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। सॉल्युबिलिटी का मतलब घुलनशीलता है, विलेयता। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। आयनिक ठोसों की विभिन्न विलायकों में विलेयता। भाई आयनिक कंपाउंड किस में ज्यादा घुलेगा, किस में कम। जैसे मैं आपको कहूं नमक को घोल के देखो, नमक पानी में ज्यादा घुलेगा या पेट्रोल में? बताओ क्या जवाब दोगे। आप कहोगे कि सर पानी में घुलेगा ज्यादा नमक, पेट्रोल में तो बहुत मुश्किल से घुलेगा। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड कब ज्यादा घुलता है, कब कम घुलता है, किस में ज्यादा घुलता है, किस में कम घुलता है, किस में आसानी से घुलता है, किस में मुश्किल से घुलता है, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं कि वो जो आयनिक सॉलिड है उसकी लैटिस एनर्जी कितनी है, और जिसमें आप घोल रहे हो उसके अंदर क्या क्वालिटी है, विलायक के अंदर, सॉल्वेंट के। देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए। आयनिक सॉलिड के दो बातें समझनी पड़ेगी, पहले ध्यान से समझना। आयनिक सॉलिड के आयंस के विलायक यानी सॉल्वेंट या H2O में जुड़ने पर रिलीज एनर्जी। जब किसी आयनिक सॉलिड को आप किसी भी सॉल्वेंट में, विलायक में घोलते हो, तो आयनिक सॉलिड के आयंस जो होते हैं वे उस विलायक के संपर्क में आते हैं, उसमें घुलते मिलते हैं, तो उस समय कुछ एनर्जी निकलती है। अलग अलग आयनिक सॉलिड अलग अलग सॉल्वेंट में जब डाले जाएंगे तो आयनिक सॉलिड के जो आयन सॉल्वेंट के अंदर अपने आप को एडजस्ट करेंगे, घोलने की कोशिश करेंगे, तो इस प्रोसेस में कुछ ऊर्जा निकलती है जिसे हम कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, पहले ही बता रहा, आंखें खोल लो अपनी बिल्कुल एकदम, जो कुछ सीखना है जिंदगी में। सॉल्वेशन एनर्जी कहो या विलायकन ऊर्जा कहो, या पानी में घोल रहे तो जलयोजन ऊर्जा कहो, या वाटर एसोसिएशन एनर्जी कहो, ये बात बेटे बहुत काम की है। मैंने आपको यूं कहा कि आप जब नमक को पानी में घोलते हो ना, तो नमक के आयन अपने आप को पानी जैसा करते हैं, यानी नमक के आयन अपने आप को ऐसा करते हैं कि हम भी पानी जैसा यानी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे एक्वस में। तो इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी निकलती है बाहर, जो एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, उसे कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी या विलायकन ऊर्जा। पानी के केस में उसे कहते हैं जलयोजन ऊर्जा या वाटर एसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, पर एक चीज और समझनी पड़ेगी आपको, एक चीज ये समझनी पड़ेगी, हमें पता चल गया कि भाई जब किसी आयनिक कंपाउंड को आप पानी में या विलायक में घोल रहे, तो घुलते समय उसके आयन उसके विलायक जैसा होना चाह रहे, उसमें घुल मिल रहे, तो इस प्रोसेस में एनर्जी जो निकलती है उसे कहा सॉल्वेशन एनर्जी या विलायकन ऊर्जा। यदि पानी में घोल रहे तो जल योजन ऊर्जा, वाटर एसोसिएशन एनर्जी। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो आयनिक सॉलिड के क्रिस्टल लैटिस होता है ना, आयनिक सॉलिड का क्रिस्टल लैटिस होता है, क्रिस्टल जालक पता है, उसे तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए हमें, एब्जॉर्ब होनी जो एनर्जी, उसे कहते हैं लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा। जो बात हम पढ़ रहे बहुत देर से, कोई भी आयनिक कंपाउंड पानी में घोल दिया, उसके आयन पानी जैसा होना चाह रहे, पानी में जुड़ना चाह रहे, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसे तो सॉल्वेशन एनर्जी कहा। और वो जो क्रिस्टल है उसकी बनावट को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहा जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी। अब मैं आपको यूं कह रहा कि मान लो सॉल्वेशन एनर्जी किसी भी आयनिक कंपाउंड की, कोई आयनिक कंपाउंड मेरे पास है और उसकी सॉल्वेशन एनर्जी है 10 जूल प्रति मोल, और उसका जो जालक ऊर्जा है, लैटिस एनर्जी, वो है 5 जूल प्रति मोल। तो जब वो पानी में घेर के घोल रहे आप उसे, तो 10 जूल एनर्जी तो रिलीज ही कर दी उनने। कितनी एनर्जी रिलीज करी, 10 जूल, और उसके क्रिस्टल को तोड़ने के लिए कितनी चाहिए, 5 जूल। तो बताओ क्रिस्टल टूटेगा या नहीं टूटेगा? आप कहोगे कि जी दो दो टूट जाएंगे। जब एक क्रिस्टल को तोड़ने के लिए 5 जूल चाहिए और वो घुलते घुलते ही 10 जूल निकाल रहा है एनर्जी, तो फिर तो टूटेंगे। तो यहां कोई भी आयनिक कंपाउंड किस में घुलेगा और किस में नहीं घुलने का, वो दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आयनिक कंपाउंड को जब आप किसी भी विलायक में डालोगे तो उसके आयन विलायक जैसा होने का जब प्रयास करेंगे, उस समय जो एनर्जी निकलेगी जिसे आप सॉल्वेशन एनर्जी या जलयोजन ऊर्जा कहते हो या वाटर एसोसिएशन एनर्जी कहते हो, उस एनर्जी का मान लैटिस एनर्जी से ज्यादा है या कम है?
लैटिस एनर्जी तो पता है आपको, एक मोल आयनिक क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए। यदि सॉल्वेशन एनर्जी का मान ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, तो पक्की बात है वो आयनिक कंपाउंड भूलेगा सॉल्वेंट में, चाहे वो सॉल्वेंट कोई भी हो, पानी हो। और यदि सॉल्वेशन एनर्जी रहेगी कम और लैटिस एनर्जी ज्यादा है, मान लो मैं यूं कहूंगी सॉल्वेशन एनर्जी या वाटर एसोसिएशन एनर्जी या विलायकन ऊर्जा मान लो 10 जूल है और लैटिस एनर्जी है 15 जूल या 12 जूल, तो घुलते समय 10 जूल छोड़ दी उनने एनर्जी, पर उस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए 12 जूल चाहिए, 2 जूल की कमी नहीं पड़ जाएगी। कहां टूट जाएगा वो क्रिस्टल? और क्रिस्टल नहीं टूटने का तो वो चीज पानी में घुलेगी कैसे? आयन कैसे अलग अलग होंगे? होने के ही नहीं अलग। यूं बताओ, नमक के आप साबुत नमक ले लो भाई, पिसा हुआ नमक जो है उसमें क्रिस्टल नहीं दिखाई देते, छोटे छोटे क्रिस्टल हो, पता ही नहीं चलता बच्चों को जी नमक भी क्रिस्टल या ठोस है। आप जो है साबुत नमक लेके आओ, साबुत नमक पता है ना, साबुत नमक मिलता है दुकानों पर, जो परचून की दुकानें होती हैं वहां रखा रहता है साबुत नमक, इतना मोटा मोटा होता है वो क्रिस्टल है, वो दिखाई दे रहा कि हाँ क्रिस्टल है वो। अब उस साबुत नमक को जब आप डाल दोगे पानी में और घोल दोगे तो वो घुल जाएगा। इसलिए घुल जाएगा क्योंकि घुलते समय जब आयन पानी जैसा होने की कोशिश कर रहे, उसमें ऐड होने की कोशिश कर रहे, उस समय इतनी एनर्जी निकलती है जो लैटिस एनर्जी को यानी उस आयनिक क्रिस्टल को तोड़ने के लिए एनर्जी की भरपूर मात्रा में भरपाई कर देती है, इसलिए घुल जाता है नमक पानी में। तो यहां लिखी हुई है बात स्पष्ट रूप से, हमें पता चल गया, हमें दो बातें पता चली। एक तो बात यह पता चली कि आयनिक सॉलिड के आयंस के विलायक यानी सॉल्वेंट या H2O में जुड़ने पर रिलीज एनर्जी को हम कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी या विलायकन ऊर्जा या जलयोजन ऊर्जा या वाटर एसोसिएशन एनर्जी। फिर हमें पता चला कि आयनिक सॉलिड के क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए जो एब्जॉर्ब एनर्जी होती है उसे कहते हैं लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा। घुलते ही ऊर्जा निकलेगी और फिर टूटते समय उसकी जरूरत पड़ेगी। इफ सॉल्वेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, देखो कितनी बढ़िया बात है, इफ सॉल्वेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, यदि सॉल्वेशन एनर्जी मान लो 10 जूल है और लैटिस एनर्जी है 8 जूल, तभी तो सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी। तो आयनिक सॉलिड सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, तो वो आयनिक सॉलिड घुल जाएगा सॉल्वेंट में, यदि क्या ज्यादा हो, सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो। एग्जाम्पल, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट में जितने भी ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक द्विविद्युत स्थिरांक, ठीक है, तो जितने भी हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट हैं उन सब में आयनिक कंपाउंड घुल जाएंगे। जैसे पानी, पानी में तो आयनिक कंपाउंड घुल जाते हैं, पानी में नमक घुल जाता है ना, लिक्विड अमोनिया एक्सेट्रा। और यदि इसका उल्टा हो जाए, इसका उल्टा हो जाए, इफ सॉल्वेशन एनर्जी इज स्मॉलर देन लैटिस एनर्जी, मतलब जब आप किसी आयनिक कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में घोल रहे, विलायक में घोल रहे, तो एनर्जी जो रिलीज हो रही वो तो है 5 जूल और लैटिस एनर्जी 10 जूल है, तो वो 5 जूल को 10 जूल का पूरा पार्ट देगी क्या, यूं बताओ, वो चीज घुल जाएगी फिर उस सॉल्वेंट में। तो इफ सॉल्वेशन एनर्जी इज स्मॉलर देन लैटिस एनर्जी, यानी सॉल्वेशन एनर्जी कम है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है, तो आयनिक सॉलिड सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होता है। एग्जाम्पल, लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट में, जैसे बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, नमक बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुल जाएगा क्या, यूं बताओ? घुलने का नहीं, बिल्कुल भी कोशिश कर लो चाहे आप, अभी तो पेट्रोल में नहीं घुल रहा था, थोड़ी देर पहले इनमें घुल जाएगा कहीं। तो नमक तो उसमें घुलेगा जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने से फायदा ये होता है सॉल्वेशन एनर्जी या वाटर एसोसिएशन एनर्जी का मान ज्यादा होता है, फिर ऊर्जा निकलती है ज्यादा और क्रिस्टल को तोड़ने में चाहिए होती है कम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटे ये जो हमारी थ्योरी है तो कंप्लीट होगी सारी। अब मुझे आपको कुछ क्वेश्चन कराने हैं, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो आएगा कल और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा
और चैप्टर के कंप्लीट होते ही मैं नोट्स डाल दूंगा आपके वहां टेलीग्राम पर, पहले चैप्टर के, और दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।